विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। चाय बनाने के लिए केतली में पानी संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधि होती है: चालन, संवहन और विकिरण। द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है, जबकि ठोस धातुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। जबकि विकिरण विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण बिना माध्यम के होता है। तो चाय बनाने के लिए केतली में पानी संवहन विधि द्वारा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। हमारे आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब दो समांतर दर्पणों के बीच रखी अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब दूसरा प्रतिबिंब होता है। चमगादड़ के पंख से प्रस्रव्य तरंगे निकलने के कारण वह अंधेरे में बिना टकराए उड़ने में समर्थ होता है, अर्थात चमगादड़ उड़ते समय प्रस्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है और यह सूंघता भी है। जल के तल पर तेल फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। तेल का फैल जाना जल के पृष्ठ तनाव के कारण संभव है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। जो पेंडुलम वाली घड़ी है वो क्या होती है? गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। लोले के आवर्तकाल का फॉर्मूला T=2π√LG होता है, यानी आवर्तकाल लंबाई के वर्गमूल के सीधा समानुपाती होता है। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। दाब के घटने से जल का क्वथनांक घट जाता है, जबकि दाब के बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। यही कारण है कि ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलता है। पारे का अचानक गिरना आंधी या वर्षा की सूचना देता है तथा पारे की स्तंभ ऊंचाई का बढ़ना मौसम स्वच्छ होने का संकेत देता है। परावैंगनिक किरणें सूर्य के प्रकाश, वैद्युत विसर्जन तथा निर्वात स्पार्क से उत्पन्न होता है। द्रव तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप मापने के काम आते हैं। यह थर्मामीटर -115 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापता है। गैस तापमापी में हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, गैस तापमापी में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक, नाइट्रोजन गैस तापमापी से 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन किया जा सकता है। ठोस में ध्वनि की चाल द्रव की अपेक्षा अधिक होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है किसके? द्रव की अपेक्षा। और द्रव से अधिक होती है किसमें? तो ठोस में ध्वनि की चाल जो है द्रव की अपेक्षा अधिक होती है। ठोस में लगभग ध्वनि की चाल 5100 यानी 5100 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि द्रव में 1400 मीटर प्रति सेकंड होता है। शुष्क वायु की अपेक्षा आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। शुष्क वायु की अपेक्षा आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, कारण कि आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है। कारण कि आर्द्र वायु में घनत्व कम होता है, यानी गैस में जो उसके ध्वनि का वेग होता है उसके अनुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। इसीलिए क्या होगा? आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। जब कोई वायुयान
वायु में ध्वनि की चाल से अधिक तीव्र चाल से चलता है तो वायु की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। आपसे यह पूछा जाए कि मैक संख्या क्या है, तो किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं, मैक नंबर कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम यानी कम होता है और वहीं उसका घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, थर्मल फ्लास्क के भीतर किसी भी पदार्थ का ताप 30 घंटे तक स्थिर रह सकता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा ठोसों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अचानक प्रसार होने पर यह शुष्क बर्फ में बदल जाती है। सोलर कुकर में परावर्तित दूरदर्शी सर्च लाइट तथा कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में परावर्तित दूरदर्शी सर्च लाइट तथा कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। लेकिन साइड मिरर आपसे पूछे कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण नहीं, उसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। लेंस भी नहीं, ध्यान में रखेंगे। मोटर चालकों के पार्श्व भाग यानी पीछे के भाग तथा परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न वही था। मोटर चालकों के पार्श्व भाग मतलब पीछे के दृश्य या भाग को देखने के लिए या परावर्तक लैंप में, रिफ्लेक्टिव लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है वह उसी रंग की प्रतीत होती है। विद्युत सेल के धन आवेशित छड़ को एनोड तथा ऋण आवेशित छड़ को कैथोड कहते हैं। बल्ब के भीतर आर्गन तथा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो विद्युत बल्ब में हम जो गैस भरते वो आर्गन या नाइट्रोजन गैस होती है। विद्युत फ्यूज मुख्यतः टीन तथा सीसा के मिश्र धातु से बनता है। आपसे पूछा जाए कि फ्यूज क्या है, तो सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाने वाला विद्युतीय उपकरण है। किसका बना होता है, तो टीन और शीशे के मिश्र धातु का बना होता है, जिसका गलनांक कम होता है लेकिन विद्युत प्रतिरोध अधिक होता है। चुंबक मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। पृथ्वी एवं पुरानी चट्टानों के वायु निर्धारण हेतु यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी या पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर शिकागो में बनाया गया। परमाणु भट्ठी में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए भारी जल या ग्रेफाइट आदि मंदकों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम और बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। कम प्रकीर्णन तथा अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण उगते तथा डूबते सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। सूर्य किरणें के प्रकीर्णन अथवा सूर्य किरणों के प्रकीर्णन के अभाव के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। आपसे पूछा है कि आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। जमीन के अंदर पाइप द्वारा दूरस्थ स्थानों को तेल भेजने के लिए रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है।
ट्रांसफार्मर के द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जाता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को अधिक या कम करता है, विद्युत धारा यानी करंट को बिल्कुल नहीं। तो ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज यानी परिवर्तित करता है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर होता है। आप ध्यान रखेंगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसका वैल्यू 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या अगर मीटर में लिखते तो 10⁻15 मीटर होता। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह का वेग बदलता रहता है। जब ग्रह सूर्य के समीप होता है तो उसका वेग अधिक होता है, जब यह ग्रह दूर होता है तो वेग कम होता है। अर्थात सूर्य के नज़दीक जो ग्रह जितना नज़दीक होगा उसका वेग उतना ही अधिक होगा, और ज्यों ज्यों उसकी दूरी बढ़ती जाएगी उस ग्रह या उपग्रह की जो है उसकी चाल घटती जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, जबकि इसका भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल पर वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। यानी इसमें आपसे कहा गया कि किसी पिंड का द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापते हैं। आपसे पूछा जाए कि हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापते हैं। आर्द्रता ह्यूमिडिटी। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग दिखाई देता है, रेडिश, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये सभी उदाहरण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। किसी वस्तु को जब द्रव में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है किसी वस्तु को जब द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उस द्रव द्वारा विस्थापित द्रव का भार, उस पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार उस पिंड के भार के बराबर होता है। जब कोई सेना की टुकड़ी पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम न मिलाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा बनता है। यानी रेजोनेंस के कारण जो है पुल टूट जाने की खतरा बनती है, इसलिए सैनिकों को उस पुल पे कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह नहीं दी जाती है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास और उसके वेग को गुना करेंगे तो मिलेगा संवेग, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। घोड़ा गाड़ी को न्यूटन के तीसरे नियम अनुसार आगे की ओर खींचा जाता है। न्यूटन से पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन से पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जिसे हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से जानते हैं। तो न्यूटन के बताने से पहले ही आर्यभट्ट ने इस तथ्य की बात की किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। आपको ये समझना है कि गुरुत्व केंद्र होता क्या है, तो वह पॉइंट होता है जहां वस्तु का समस्त भार जो है कार्य करता है। पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। इटली में पीसा की मीनार जो है तिरछी होते हुए नहीं गिरती, क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखाएं आधार से होकर जाती है। पहाड़ों पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है ताकि उसके गुरुत्व केंद्र से होकर
गुजरने वाली रेखा उसके पैरों के नीचे से होकर जाए। कार्य की माप वस्तु पर लगाए गए बल व बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात कार्य W बराबर बल गुने विस्थापन। तो कार्य की माप वस्तु पर लगाए गए बल और उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य शून्य होता है। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है या कोई भी ग्रह जब सूर्य की चक्कर लगाता है तो उसके किए गए कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि उसका विस्थापन 0 हो जाता है। जब कोई पिंड जो है किसी अन्य पिंड के चारों तरफ यानी परिक्रमण गति करता है तो जिस पॉइंट से वो पृथ्वी चला था उसी पॉइंट पे आ जाता है। तो बल किया गया कार्य क्या होता है? बल गुने विस्थापन, विस्थापन 0 तो कार्य क्या हो जाएगा? 0। इसका 0 वैल्यू होगा। चाबी भरी हुई घड़ी में स्थितिज ऊर्जा रहती है। जैसे घड़ी जो हम लोग पहले यूज करते थे उसमें स्प्रिंग लगा होता था, तो उसमें जो संचित ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई रबर की पट्टी में स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे तनी हुई रबर की पट्टी में प्रत्यास्थ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसका आंसर है मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा प्रकाश व ऊष्मा में परिवर्तित होता है। अर्थात जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें रासायनिक ऊर्जा जो है प्रकाश व ऊष्मा में परिवर्तित होती है। गुरुत्व के अंतर्गत गिरते पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। गुरुत्व के अधीन जब कोई पिंड गिरता है तो कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है, इसलिए समय अधिक लगता है यानी कठिनाई होती है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपसे पूछा जाए कि वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने की मशीन जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे कार्य करता है। वहीं क्रीम सेपरेटर यानी दूध से क्रीम निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। किसी पिंड द्वारा 1 सेकेंड में जितनी वो कंपन करता है उसे फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कहते हैं। एक कंपन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं यानी टाइम पीरियड। हम उन ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकेंड यानी हर्ट्ज से 20,000 कंपन प्रति सेकेंड के बीच होता है। माने हम उस ध्वनि को सुन सकते हैं इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे अवश्रव्य तरंगे कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे कहलाती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। रेल की पटरियां बिछाते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियां गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती है। ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे के जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिससे जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। ठंडे देशों में झीलों के जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जिसमें जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि जाड़े के दिनों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जैसे दिन में आप आकाश में ऊपर देखेंगे तो आपको नीला दिखाई देगा, कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम व बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के
हॉर्स पावर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, कारण कि तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यान में है तो उसे आकाश काला दिखाई देगा। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तारों के टिमटिमाने यानी ट्विंकलिंग होने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है, न कि प्रकीर्णन। आप ध्यान में रखेंगे। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा में अधिक चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने को वर्ण विक्षेप कहते हैं, यानी डिस्पर्शन कहते हैं। तो वर्ण विक्षेप क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होके गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेप कहते हैं। अर्थात रंगों का अपने अवयवों में बंटने की क्रिया वर्ण विक्षेप कहलाती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक व अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, कारण कि उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक होती है। और लेंस की क्षमता यानी पावर फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर या प्रति मीटर, इसका 2 मात्रक है, डायोप्टर या प्रति मीटर होता है। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। वायु यानी एयर का जो बबल है, बुलबुला है, जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, जबकि उसे उत्तल लेंस की तरह करना चाहिए। आप ध्यान में रखेंगे। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक। कैंडिला क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। अर्थात ताप के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। कितना? तो प्रति डिग्री सेल्सियस से 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। दाब परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब के बढ़ने या घटने से ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। जब किसी पिंड की वायु में चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो इसे पराध्वनिक चाल कहते हैं। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को चित्रित किया जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को क्या चित्रित किया जाता है? साबुन के बुलबुले व्यक्तीकरण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। आपसे पूछा जाए कि साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? तो व्यतिकरण, इंटरफेरेंस के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण अर्थात इंटरफेरेंस इज द इंग्लिश वर्ड। अप्रगामी तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता। अप्रगामी तरंग जो आगे नहीं बढ़ सकता, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। प्रकाश तरंगों का ध्रुवण प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। प्रकाश तरंग का जो ध्रुवण अर्थात पोलराइजेशन है, प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स वेव, जो क्रस्ट और थ्रस्ट के रूप में चलता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, इसीलिए किसी पिंड का भार पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। यदि किसी उपग्रह से कोई पिंड छोड़ दिया जाए तो पिंड उपग्रह के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर इसके मान का GY6 होता है। पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण से क्या होता है? 6 गुना अधिक होता है चंद्रमा पर, अर्थात चंद्रमा पर G का मान GY6 होगा। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है।
भू स्थिर उपग्रह कहने का मतलब वैसा उपग्रह जो पृथ्वी सतह से देखे जाने पर हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है, उसे भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। जो आवर्तकाल पृथ्वी का होगा वही आवर्तकाल उस उपग्रह का भी होगा, इसीलिए इस उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। तथा इसकी पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी? तो 36,000 किलोमीटर होती है। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को निम्न तापकी कहते हैं। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य के द्रव्य का 90% भाग हीलियम व हाइड्रोजन का है। सूर्य से अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और यह अभिक्रिया काफी उच्च ताप पर होती है और हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य लगभग 4 गुने 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य का द्रव्यमान 4 गुने 10⁻9 किलोग्राम प्रति सेकेंड की दर से कम हो रहा है। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक यानी रिएक्शन को मॉडरेट करने के लिए, कम करने के लिए भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर 9 गुने 10⁻13 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार मास का परिवर्तन ऊर्जा यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। E बराबर m/c²। 1 ग्राम द्रव्यमान से हमें 9 गुने 10⁻13 जूल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। किलोमीटर में इसका वैल्यू इतना होगा। डायोड बल्ब का आविष्कार फ्लेमिंग ने किया था। आपसे पूछा जाए कि डायोड बल्ब के आविष्कारक कौन है, तो फ्लेमिंग। घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 साइकिल यानी हर्ट्ज प्रति सेकेंड होती है। इंडिया में अर्थात भारत में एसी करंट की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। ध्यान में रखेंगे। किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है। किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से क्या वह बढ़ता है ना। आप ध्यान में रखेंगे, धातु का जो प्रतिरोध है ताप को बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर्स का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घट जाता है। सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ने पर घट जाता है, अर्थात ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। घरेलू विद्युत लाइन समांतर श्रेणी में लगाई जाती है। घरों में जो विद्युत लगाई जाती है वो समांतर श्रेणी पैरेलल सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका। 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे जलने पर 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होती है। जैसे कोई बल्ब है जिसकी शक्ति यानी वाट 1000 वाट है, उसका हम प्रयोग 1 घंटे करते हैं तो हमें 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी 1 किलोवाट आवर। 200 वाट व 500 वाट के 2 बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ने पर 500 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। मतलब 1 HP का जो वैल्यू होता है 746 वाट, 746 वाट होता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर, कौन सा? विद्युत मोटर यानी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है।
आइडियल वोल्टमीटर है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, अनंत होगा। जबकि आइडियल एमीटर होता तो उसका क्या होता, शून्य। तो वोल्टमीटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिससे पोटेंशियल मापते हैं, यानी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ध्यान में रखिए, वोल्टमीटर का प्रयोग विद्युत विभव मापने के लिए करते हैं। विद्युत सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल यानी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, तो अल्फ्रेड नोबेल। प्रकाशीय सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाशीय सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियो सक्रियता पर ताप, दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी पर ताप का, दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी है। रेडियो सक्रियता को किस में मापते हैं, क्यूरी में। और 1 क्यूरी 3.7 गुने 10⁻10 विखंडन प्रति सेकेंड होता है। 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुने 10⁻10 विखंडन प्रति सेकेंड होता है। अल्फा कण द्विआयनित हीलियम नाभिक है। अल्फा कण क्या है, तो द्विआयनित हीलियम नाभिक है। द्विआयनित हीलियम नाभिक है। एक्स किरणों की खोज रोन्टगेन ने की थी। एक्स किरणों की खोजकर्ता का है, तो रोन्टगेन। किसी तारे का रंग उसके ताप से निर्धारित होता है, यानी स्टार का जो कलर है, रंग है, क्या सूचित करता है, तो ताप को सूचित करता है। समान प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं, जबकि विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। इसका आंसर है सहसंजक बल। विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोले गोल मतलब क्या होती है, गोलाकार एस्फेरिकल होती है, कारण कि पृष्ठ तनाव के कारण वह बूंद जल की जो बूंदें होती है कम से कम क्षेत्रफल में रहने का प्रयास करती है, जिससे कारण उसका बाहरी सतह तनाव में आकर गोल हो जाता है। तो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, गोल होती है। जल की सतह पर सुई पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। जल की सतह पर सुई जो है पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। सरफेस टेंशन के कारण उस पर क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होगा वहां दाब कम होगा, यानी द्रव के वेग का बढ़ने से दाब क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। जो जितना जल गहरा होगा वो क्या होगा, शांत होगा। अर्थात बर्नौली के प्रमेय के अनुसार, बर्नौली के थ्योरी के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए उच्च तापमापी यानी पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पैरोमीटर नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसके अंदर भारहीनता की स्थिति हो जाती है, तब उसमें जो कोई व्यक्ति बैठा है अपने आप को वेटलेस महसूस करता है। रॉकेट की गति संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट की जो गति है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपवर्तन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर आने के पहले तथा कुछ बाद तक दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण, किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। इसका प्रकीर्णन नहीं है, इसका अपवर्तन आंसर होगा। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई को मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि अब निकट दृष्टि अर्थात मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। समान अवस्था में गैस
गैसें विद्युत का कुचालक होती है। समान अवस्था में गैस जो होती है विद्युत का कुचालक होती है। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द्रव्यों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंयोजक बल के कारण होता है। श्यानता द्रव्य के अणुओं का क्या है, दोनों अणुओं के बीच लगने वाले बल का बल है। किसके कारण लगता है, तो अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंयोजक बल। सहसंयोजक मतलब उस पदार्थ के, मतलब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल को सहसंयोजक बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैस में जो श्यानता होती है उसके अणुओं के एक सतह से दूसरे सतह के स्थानांतरण के कारण होती है। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वो उनमें उतने ही अधिक श्यान होते हैं। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होंगे उसमें श्यानता का गुण अधिक होगा। वायु की श्यानता पानी की श्यानता से कम होती है। जैसे एयर यानी गैस की श्यानता द्रव की श्यानता से कम होती है, तो वायु की श्यानता पानी की श्यानता से कम होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। एक का है आइडियल लिक्विड है तो उसकी श्यानता क्या होगी, उसकी श्यानता शून्य होती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है लेकिन गैस की बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटती है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन गैसों की क्या होती है, बढ़ जाती है। तो द्रव की श्यानता घटती है लेकिन गैसों की बढ़ जाती है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल घट जाती है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल घट जाती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड गर्म होने का बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। किसका, तो नर्म लोहे का बना होता है। दूध से क्रीम के कण अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाते हैं। किसके कारण, तो अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर आधी कर हो जाए तो दिन 6 घंटे का होगा। कहा गया कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर क्या हो, आधी रह जाए तो दिन 6 घंटे का होगा। यदि पृथ्वी के तल से इसकी त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई पर किसी व्यक्ति को ले जाया जाए तो वहाँ व्यक्ति का भार 1/4 रह जाएगा, यानी उसका भार क्या होगा, घट जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान घटने से क्या होगा, भार घट जाएगा। पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते उपग्रह की चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा परिक्रमण काल 84 मिनट होता है। रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव है, रेजोनेंस के कारण संभव है। रेडियो तरंगे आयन मंडल से विक्षेपित होती है। रेडियो तरंगे आयन मंडल से विक्षेपित होती है। रेस्तरां में संगीत बजने पर अनुनाद के कारण वहां रखी वस्तुएं खनखनाने लगती है। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं का वेग शून्य हो जाता है। परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप मतलब वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर वस्तु का क्या होगा, वस्तु के अणुओं का समान गति रुक जाता है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस। तो परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं का वेग शून्य हो जाता है। किसी गैस का दाब उसके एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। किसी गैस का दाब यानी प्रेशर निकालना तो उसके एकांक आयतन यूनिट वॉल्यूम की गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है, 2/3 E। जब किसी बंद कमरे में पंखा चलता है तो वायु का ताप बढ़ जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। वहीं गंदे जल में मिट्टी का तेल डाल देने पर उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है जिससे उस पर बैठे मच्छर मर जाते हैं। किसी द्रव को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब आप लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसके
अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। द्रव्यों का क्वथनांक दाब के बढ़ाने पे बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में द्रव का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। द्रव का ताप घटाने से उसके वाष्पन की दर घट जाती है। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, वहीं जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर महत्तम होता है यानी अधिकतम होता है। एक बार फिर, जी का मान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और के ध्रुव पर क्या होगा यानी पोल पर क्या होगा, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। ये सभी के सभी काफी महत्वपूर्ण है। जी का मान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, ध्रुव पर अधिकतम, पृथ्वी सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति का मान बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, वहीं जी पृथ्वी के घूर्णन गति का मान घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब लगभग 2 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, यानी दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। हाथी दांत की गोली रबर की गोली की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती है। अधिक प्रत्यास्थता के कारण स्प्रिंग इस्पात की बनाई जाती है। यदि जल की कई छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो बड़ी बूंद का ताप बढ़ जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जल की कई छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है तो बड़ी बूंद का ताप क्या होगा, बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो है गर्म सूप आपके जीभ के हर भाग पे फैल जाता है, यानी पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा क्या होती है, अधिक स्वादिष्ट लगता है। 4.2 जूल कार्य करने में 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है। जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक या कार्य का एसआई मात्रक होता है, जबकि कैलोरी सीजीएस मात्रक होता है। ध्यान में रखेंगे 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 4.2 जूल। थर्मस फ्लास्क को हिलाने पर इसमें बंद जल का ताप बढ़ जाता है। आप थर्मस फ्लास्क को बार बार हिलाएंगे तो उसमें जो द्रव भरा है उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप का बैरल रुद्रश्य परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप की जो बैरल यानी पाइप है वो रुद्रश्य परिवर्तन के कारण क्या होगा, गर्म हो जाएगा। वायुमंडलीय वायु ऊपर उठने पर ठंडी होती है। जब ये वायुमंडलीय वायु जो ऊपर जो उड़ता जाएगा क्या होगा, ठंडी होती जाएगी। यानी वायुमंडलीय वायु वातावरण का जो वायु है जो ऊपर उठते जाता है तो उसका टेम्परेचर जो है ठंडी होती जाती है, मतलब घटता जाता है। बोलोमीटर से सूर्य के ताप मापा जाता है। सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो बोलोमीटर। आप ध्यान में रखेंगे बोलोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है, यानी बोलोमीटर। MKB बापू पहले भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन के अध्यक्ष बने। सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी 1 खगोलीय इकाई के बराबर है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी आपसे पूछा है कितना, तो 1 खगोलीय इकाई के बराबर है। गैस की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। आप ध्यान रखेंगे गैस की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। श्यानता किसका गुण है, तो श्यानता तरल यानी द्रव और गैस का गुण है। विस्कोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टी है। गैस की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है जबकि द्रव की घटती है। कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। कम घनत्व के कारण, जिसका घनत्व कम होने के कारण ही जो बादल है
वायुमंडल में फ्लोट करते हैं यानी तैरते हैं। द्रव्यों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। द्रव्यों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। आंतरिक दहन इंजन में 4 प्रक्रम होते हैं। कितने? 4 स्ट्रोक, यानी आंतरिक दहन इंजन में 4 प्रक्रम होते हैं। किरचॉफ के नियम अनुसार अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। किरचॉफ के नियम अनुसार जो वस्तु या जो पिंड जितना अधिक ऊष्मा को अवशोषित करेगी उतना ही उत्सर्जित भी करती है। यही कारण है कि एक सफ़ेद वस्तु और एक काली वस्तु को समान ताप पर गर्म कर एक अंधेरे कमरे में रखने पर काली वस्तु अधिक चमकती है या चमकीला दिखाई देती है श्वेत वस्तु की अपेक्षा। रंगीन टेलीविजन के फिक्सड ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गणों की संख्या 3 होती है। रंगीन टेलीविजन के फिक्सड ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गणों की संख्या कितनी होती है? 3। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव जो है निर्वात यानी वैक्यूम में नहीं चल सकती क्योंकि ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। मैक नंबर। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। मैक नंबर का प्रयोग हवाई जहाज़ों के लिए किया जाता है। मैक संख्या किसके बराबर होता है? तो किसी पिंड की हवा में चाल बटे उसी पिंड की ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। समान ट्यूब लाइट में पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। जो ट्यूबलाइट है उसमें पारे का वाष्प यानी वेपर ऑफ मरकरी और आर्गन गैस को भरा जाता है। प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में लाल रंग का विचलन सबसे कम एवं बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। प्रिज्म से जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वैगनिक, और जो सबसे कम विचलित होती है वो रंग यानी लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, जबकि वैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर देखिए क्रीम का घनत्व कम होता है। किसके रिस्पेक्ट में? द्रव के रिस्पेक्ट में दूध, यानी दूध से जब आप क्रीम को अलग करेंगे तो अब अलग कर देंगे तो दूध जो रेस्ट बचा उसका घनत्व उस क्रीम की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होगा। तो दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है यानी डेंसिटी। निकोलस कोपर्निकस ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। निकोलस कोपर्निकस किसने बताया? तो निकोलस कोपर्निकस ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद ग्रहों के गति के नियम केपलर के द्वारा दिया गया। केपलर ने ग्रहों के गति का नियम समझाया। आर्यभट्ट ने सबसे पहले तर्क दिया कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। आर्यभट्ट सबसे पहले उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष सबसे पहले पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। अरुणस को पहला आधुनिक ग्रह कहते हैं। अरुण यानी यूरेनस को पहला आधुनिक ग्रह कहते हैं। ग्रेगोरियन टेलीस्कोप पहला यौगिक परावर्तित टेलीस्कोप था। ग्रेगोरियन जो टेलीस्कोप पहला यौगिक यानी कंपाउंड परावर्तित टेलीस्कोप था। लेंस को मिलाकर बनाया गया था। वॉन जर्मनी में विश्व का पहला आधुनिक प्लेनेटोरिया है। ओरिस द्वारा ग्रहों की गति को दर्शाया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा आकाशीय पिंडों में उपस्थित तत्वों और अणुओं को ज्ञात किया जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, तो स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा आकाशीय पिंडों में उपस्थित तत्वों और अणुओं को ज्ञात किया जाता है। वरुण ग्रह की खोज गैले ने की थी। आपसे पूछा जाए कि वरुण ग्रह के खोजकर्ता कौन है, तो गैले। रिचर्ड कैरिंगटन ने सौर विकिरण की खोज की थी। रिचर्ड कैरिंगटन ने सौर विकिरण की खोज की थी। स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा आकाशीय पिंडों में उपस्थित तत्वों के अणुओं को ज्ञात किया जाता है। वरुण ग्रह की खोज गैले ने की थी। रिचर्ड कैरिंगटन ने सौर विकिरण की खोज की थी।
परावर्तित दूरदर्शी का आविष्कारक सर आइजक न्यूटन ने किया। आपसे पूछा है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अर्थात परावर्तित दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो सर आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दूरदर्शी अर्थात टेलीस्कोप के निर्माणकर्ता कौन है? तो टेलीस्कोप के निर्माणकर्ता है गैलीलियो। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया कि परावर्तित दूरदर्शी यानी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के निर्माणकर्ता कौन? तो सर आइजक न्यूटन। ग्रेगोरियन दूरदर्शी का आविष्कार फ्रॉनहोफर ने किया। अवरक्त दूरदर्शी का आविष्कार फ्रांक लो ने किया। अवरक्त दूरदर्शी का आविष्कार फ्रांक लो ने किया। डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आप डॉपलर प्रभाव का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? तो आकाशीय पिंडों के वेग को ज्ञात करने में डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करते हैं। अब ये डॉपलर प्रभाव क्या है, आइए जानते हैं। जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो ध्वनि की आभासी आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। सूर्य की चमकदार गोलाकार सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। सूर्य के चमकदार गोलाकार सतह को यानी फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 मिलियन होता है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर हवाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ से बनी होती है। सौर हवाएं किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा नामक पदार्थ से बनी होती है। अब प्लाज्मा क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, जिसमें अभी प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो सौर हवाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ से बनी होती है। दिस इज द राइट आंसर। सूर्य का मध्य घनत्व कितना होता है? तो सूर्य का मध्य घनत्व जो होता है 1.4 है। प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा सूर्य के सबसे समीप स्थित है। प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। एंड्रोमेडा नामक मंदाकिनी नंगी आंखों से देखी जा सकती है, अर्थात बिना टेलीस्कोप के भी हम देख सकते हैं एंड्रोमेडा नामक मंदाकिनी को। सूर्य श्वेत रास्ता नामक मंदाकिनी में स्थित है। सूर्य का है तो मिल्की वे में, इसको हम श्वेत रास्ता बोलते हैं। सूर्य श्वेत यानी मिल्की वे नामक मंदाकिनी में स्थित है। पूर्ण सूर्य ग्रहण 460 सेकेंड से अधिक समय तक नहीं रह सकता। आपसे पूछा जाए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने समय तक रह सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण 460 सेकेंड से अधिक समय तक नहीं रह सकता। अब आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं, यानी कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। रैम का पूर्ण रूप क्या है? RAM। रैम का पूर्ण है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही आंसर बी होगा। कंप्यूटर की पीढ़ियां विकसित की गई। कंप्यूटर की पीढ़ियां जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितनी है? तो 5 पीढ़ियां है। इसकी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात कही है, इसका आंसर आपका डी होगा। RAM रैम की गणना की जाती है मेगाबाइट्स में। मेगाबाइट्स में रैम की गणना की जाती है, किसमें? तो मेगाबाइट्स में। अब बाइट्स क्या है? बीट, बाइट और निबल। बीट बाइनरी, कंप्यूटर जिस भाषा को समझती है वो बाइनरी डिजिट होती है। बाइनरी यानी द्विआधारीय संख्या, जिसमें इसके अंक 0 और 1 होते हैं। बीट सब इसके अंक को हम बीट कहते हैं, 0 1 को बीट कहते हैं। जब यही संख्या 8 का ग्रुप बन जाता है तो उसे बाइट कहते हैं, और यही संख्या जब 4 का समूह बन जाता है तो निब्बल कहते हैं। अर्थात बीट, बाइट और निब्बल आप समझ गए हैं। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है। चुंबकीय जो डिस्क किसकी परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की उस पर परत होती है। इसका सही आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। अब हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। अगला प्रश्न होगा, हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। नहीं, हार्ड डिस्क है क्या? तो एक सेकेंडरी मेमोरी है। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड का, कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न, हार्ड डिस्क क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में
महान क्रांति का सूत्रपात कब से माना जाता है? तो 1970 ईस्वी के, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति, उसके कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक कब, किस समय इसका विकास अधिक होने लगा? तो 1970 के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी अधिक विकास हुआ। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले 1946 ईस्वी में ही हो चुकी थी। सर्वप्रथम आधुनिक यानी मॉडर्न कंप्यूटर की खोज कब की? तो 1946। और कंप्यूटर के विकास कब हुआ? तो अधिक विकास हुआ 1970 के बाद। कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी विकास होने लगा। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? उसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग यानी जिससे वो कंट्रोल होता है उसे हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? जे.एस. किल्बी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार, अभी 5th जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का ही प्रयोग किया जाता है, जिसका विकास किसने किया? तो जे.एल. किल्बी ने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर की परत चढ़ाई जाती है। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम काफी महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन चिप्स जिसका आज कंप्यूटर में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, मतलब सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, बने होते हैं गैलियम आर्सेनाइड के। किसके बने होते हैं? तो गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बीट में। कंप्यूटर में किसी शब्द की किस में मापते हैं? तो बीट में। यहाँ बीट भी, बाइट भी, मीटर भी, किलोमीटर, बीट या बाइट हो सकता है। इसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बीट में। एक बाइट किसके बराबर होता है? तो एक बाइट जो है 8 बीट्स के बराबर होता है। वही बीट जब 8 का समूह हो जाता है तो उसी को बाइट कहते हैं, यानी 8 बाइट्स के बराबर होगा। 1 किलो बाइट किसके बराबर तुल्य है? तो 1024 बाइट 1 किलो बाइट के तुल्य होता है। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी यानी स्टोरेज से। आप मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से। मेमोरी शब्द यानी चिप्स कहने का मतलब उसकी स्टोरेज स्ट्रेंथ। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सबसे अधिक अगर शक्तिशाली कंप्यूटर की बात किया जाए तो आपका कौन सा होगा? सुपर कंप्यूटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर। सबसे अधिक अगर प्रिंट करने की अधिक क्षमता है, जैसे कि लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और डेजुविल प्रिंटर, इसमें सबसे अधिक होगा लेजर प्रिंटर। आंसर होगा ए। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति यानी बाइनरी डिजिट सिस्टम का, बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा ए। कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? फॉर्ट्रैन कंप्यूटर की जो भाषा है फॉर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में इसका उपयोग ज़्यादा है। दिस इज द आंसर आपका होगा सी, विज्ञान के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सेन माइक्रोसिस्टम जो है जावा के आविष्कारक हैं। वहीं विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। बिल्कुल नहीं। एप्पल कॉर्पोरेशन द्वारा, विप्रो द्वारा नहीं। इनमें से इसका कोई आंसर नहीं होगा। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। किसकी सुरक्षा करती है? हार्डवेयर के पुराने कपड़े से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। इसका सही आंसर सी होगा। यानी सिस्टम के बिना अनुमति के उसे आप अभिगमन संचालित नहीं कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। कंप्यूटर की 4 अंकों वाली तारीखों यानी 4 डिजिट सिस्टम डिटेल्स संग्रह करने की असमर्थता को वह क्या कहा जाता है? Y2K समस्या। Y2K समस्या के नाम से उसे जानते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता डे मनाया जाता है। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। नासा जो है अमेरिका की क्या है? स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक